KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कक्षा 11 भूगोल भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत के इस पुस्तक के पहले अध्याय एक विषय के रूप में भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल या कह लीजिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। का हेरोडोटस, खा गैलीलियो, गा इरेटोस्थनीज, घा अरस्तु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है गा इरेटोस्थनीज। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से इरेटोस्थनीज विद्वान ने भूगोल या कह लीजिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। और अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का पत्तन, खा मैदान, गा सड़क, घा जलोद्यान। इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है खा मैदान। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से मैदान लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। कि स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2 के अंतर्गत लिखे गए विषयों को पढ़िए। स्तंभ का प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान, स्तंभ खा भूगोल की शाखाएं। और इसका जो सही उत्तर है वो घा है, जिसमें पहला है मौसम विज्ञान और मौसम विज्ञान का जो उत्तर है वो सा है, जलवायु विज्ञान से संबंधित है। ठीक, आगे दूसरा है जनांकिकी। जनांकिकी से तात्पर्य है जनसंख्या भूगोल से। और तीसरा है समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र का संबंध है सामाजिक भूगोल से है। और चौथा है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान का संबंध मृदा भूगोल से है। तो इस तरह से इसके एक दूसरे से संबंध थे। हम लोग अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन हैं। का क्यों, खा क्या, गा कहाँ, घा कब। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है का क्यों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है, तो उसमें उत्तर का है क्यों। ठीक, से आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय
कालिक विश्लेषण कहलाता है। और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का समाजशास्त्र, खा मानव शास्त्र, गा इतिहास और घा भूगोल। इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा इतिहास। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं निम्नलिखित में से इतिहास विषय कालिक संश्लेषण करता है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं और क्या वह सभी समान हैं अथवा असमान? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं? यदि हाँ तो क्यों? और इसका उत्तर इस प्रकार हम लोग दे सकते हैं कि हम विद्यालय जाते समय मार्ग, घर, दुकान, मंदिर, पार्क आदि सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं। और आगे है, नहीं वह लक्षण समान नहीं हैं। और गा है, हाँ उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि वे सभी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग होने के कारण भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि आपने एक टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा और लौकी देखा होगा। इनमें से कौन सी वस्तु की आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है? आपने इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति को वर्णित करने के लिए क्यों चुना? उत्तर इस प्रकार है, हाँ हमने एक टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद, संतरा एवं लौकी को देखा। इनमें से संतरा अपनी आकृति के अनुसार पृथ्वी की आकृति से मेल खाता है। टेनिस की गेंद तथा क्रिकेट की गेंद एकदम गोल, लौकी की आकृति लंबी, अतः ये पृथ्वी की आकृति से मेल नहीं खाती है। पृथ्वी संतरे की तरह गोल और दोनों ध्रुवों से संतरे की तरह पिचकी है, अतः संतरा ही पृथ्वी की आकृति की सही प्रतिकृति है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। क्या आप अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं? हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं? वृक्ष किस प्रकार की पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, हाँ हम प्रत्येक जुलाई माह में अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं। इस प्रकार से पौधे, वृक्ष पर्यावरण के अभिन्न अंग और हमारे लिए लाभदायक होने के कारण हम अधिक पौधों का रोपण करते हैं। वृक्ष पर्यावरण में नमी छोड़कर, ऑक्सीजन देकर, वर्षा मेघों को आकर्षित कर, वर्षा कराकर, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखकर प्रदूषण को रोकते हैं। और इस प्रकार से आगे है अगला प्रश्न, आपने हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष एवं घास देखा है, वे कहाँ रहते हैं एवं बढ़ते हैं? उस मंडल को क्या नाम दिया गया है? क्या आप इस मंडल के कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? आइए इसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें का है, हाँ हमने हाथी, हिरण, केंचुए,
वृक्ष तथा घास को भली प्रकार देखा है और उस मंडल को जिसमें जंतु जगत और वनस्पति जगत पाया जाता है जैव मंडल कहते हैं। आगे है, जैव मंडल पृथ्वी का चौथा और सजीव मंडल है। इसमें पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। जीव मंडल में अनेक जीवों के साथ साथ मानव को भी सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल पृथ्वी को जीवन उपयुक्त और गतिमान बनाता है। इस प्रकार आगे है, आपको अपने निवास से विद्यालय जाने में कितना समय लगता है? यदि विद्यालय आपके घर की सड़क के उस पार होगा तो आप विद्यालय पहुंचने में कितना समय लेंगे? आने जाने के समय पर आपके घर एवं विद्यालय के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हैं? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। हमें अपने निवास से विद्यालय तक जाने में 15 मिनट का समय लगता है। यदि विद्यालय हमारे घर की सड़क के उस पार होता तो हमें वहां पहुंचने में मात्र 5 मिनट का समय लगता। आने जाने के समय में घर और विद्यालय की दूरी 15 - 5 = 10 मिनट के समय का प्रभाव पड़ता है और इससे हमारे समय खर्च करने तथा 10 मिनट अधिक न पड़ जाने का प्रभाव पड़ता है। आगे है, हाँ, हम आवागमन के अनुसार समय को स्थान और स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हैं। हम साइकिल का प्रयोग करके स्थान की दूरी को समय घटाकर पूरा कर। इस प्रकार से आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आप अपने परिस्थान या सराउंडिंग का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तथ्यों में भिन्नता पाई जाती है। सभी वृक्ष एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। सभी पशु एवं पक्षी जिसे आप देखते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ये सभी भिन्न तत्व धरातल पर पाए जाते हैं। क्या अब आप यह तर्क दे सकते हैं कि भूगोल प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है? और इसका उत्तर इस प्रकार है कि भूगोल प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। यह कथन एकदम सत्य है। कार्ल रिटर ने लिखा है, भूगोल विज्ञान का वह भाग है जो भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उसके संबंध का और पृथ्वी को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए वर्णन करता है और इन सबको मानव एवं जगत पिता से संबंधित करके दिखाता है। अतः हम अपने परिस्थान सराउंडिंग का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्य निम्नवत पृथक हैं। क्रम से, जिसमें पहला है प्राकृतिक तथ्य, जलवायु, भौतिक बनावट, वर्षा, तापमान, वायुदाब, वनस्पति तथा जीव जंतुओं से जुड़े हैं। अतः विश्व का कोई स्थान हो या हमारा पड़ोस, इनकी विविधता को समेटे हुए है। आगे है, दूसरा है, वर्षा ऋतु में जो वृक्ष
और घासें तेजी से उगते हैं, शीत ऋतु में मुरझा जाती हैं। और जबकि पतझड़ आते ही वृक्ष पत्तियां गिराकर पत्तियां विहीन हो जाते हैं और बसंत ऋतु आते ही लाल कोयलों और फूलों से लद जाते हैं। और आगे है, इसी प्रकार घरों में पालतू पशु कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़े होते हैं, जबकि पशुपालक गाय, भेड़, बकरी तथा भैंसें पालते हैं। कुछ लोग मुर्गी पालन भी करते हैं। आगे है, हमारे पड़ोस में सांस्कृतिक भूदृश्य भी पृथक पृथक हैं। कहीं कच्चे मकान, कहीं पक्के मकान, कहीं कई मंजिले भवन दिखाई पड़ते हैं। निकट ही सजा धजा बाजार है। मंदिर, मस्जिद, विद्यालय नया स्वरूप दिखाते हैं। घरों में छायादार वृक्ष होते हैं, जबकि पार्क में छोटे बड़े सौंदर्यवर्धक वृक्ष और फूलों की लताएं दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, आप पहले ही भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में अध्ययन कर चुके हैं। इन विषयों के समाकलन का प्रयास उनके अंतरापृष्ठ पर प्रकाश डालते हुए इसका उत्तर इस प्रकार है। हम पहले ही भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में अध्ययन कर चुके हैं। ये सभी अपने विकास और विषय वस्तु के लिए एक दूसरे के साथ अंतरापृष्ठ के रूप में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। एक विषय यदि दूसरे विषय से कुछ ग्रहण करके विकसित हुआ है, तब उसने भी दूसरे सामाजिक विषयों को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि आज का भूगोल कला का इतिहास बन जाता है। और इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक या कह लीजिए सिंथेसिस विषय है, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपाय की प्रकृति समग्रात्मक होती है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अन्य प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में अंतरापृष्ठ संबंध है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर कि उसके क्रमशः विकास की प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नागरिक भूगोल, अर्थशास्त्र, जनांकिकी, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों में घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है। राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचन करता है। इस प्रकार जनसंख्या विज्ञान भूगोल जनांकिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का
सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में गहरा संबंध है। परीक्षापयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए इसको भी समझ लेते हैं। और आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, मानव के अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों के ड्रामा करने के लिए निम्न में से कौन मंच प्रस्तुत करता है। इसमें पहला प्रश्न है, 4 ऑप्शन हैं, जिसमें का सरकार, खा मंच निर्माता, गा भौतिक पर्यावरण, घा सांस्कृतिक पर्यावरण। इन चारों में से जो सही उत्तर है वो गा है, भौतिक पर्यावरण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों के ड्रामा करने के लिए निम्न में से भौतिक पर्यावरण मंच प्रस्तुत करता है। आगे है अगला प्रश्न, जियोग्राफी शब्द निम्न में से किस भाषा से संबंधित है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का ग्रीक भाषा, खा अंग्रेजी भाषा, गा फ्रेंच भाषा, घा जर्मनी भाषा। और चारों भाषाओं में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का ग्रीक भाषा। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि जियोग्राफी शब्द निम्न में से ग्रीक भाषा से संबंधित है। और आगे तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानवीय प्रतिक्रिया प्रकृति के साथ अनुकूलन को दर्शाती है। और इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनना, खा पशुपालन करना, घा कृषि करना, नदियों पर विशाल बांध बनाना। और इस प्रकार से चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है का। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनना यही उत्तर सही है। ठीक। और इस प्रकार का कहा जा सकता है कि निम्न में से शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनना मानवीय प्रतिक्रिया प्रकृति के साथ अनुकूलन को दर्शाती है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मानव को आवश्यकता की ओर स्वतंत्र बनाने में निम्न में से किसका योगदान रहा है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है, घा ऑप्शन सही है, तकनीकी सहयोग। बाकी तीनों ऑप्शन प्रकृति, समाज और सरकार ये गलत है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव को आवश्यकता की ओर स्वतंत्र बनाने में निम्न में से तकनीकी सहयोग योगदान रहा है। ठीक। आगे है अगला प्रश्न, भूगोल निम्न में से किस प्रकार का विषय है। 4 ऑप्शन हैं, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, तुलनात्मक। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है संश्लेषणात्मक गा है। ठीक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल निम्न में से संश्लेषणात्मक प्रकार का विषय है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, या कह लीजिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ठीक ठाक आकार निम्न में से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, का चपटा है, खा गोल है, गा ग्लोब के स्वरूप, और घा भू आभ या जियोड। तो 6 ऑप्शन, छठा प्रश्न है, छठे में से जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। इसका उत्तर है घा, भू आभ, या कह लीजिए जियाड।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का ठीक ठाक आकार निम्न में से जियाड या कह लीजिए भू आभ है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूगोल की मात्र शाखा कौन सी है? सातवां प्रश्न है और इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खगोल मिति, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, गा सांस्कृतिक भूगोल और घा है मानव भूगोल। और इस 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर है खा है भौगोलिक चिंतन का इतिहास। इस प्रकार हम कह सकते हैं निम्न में से भूगोल की मात्र शाखा भौगोलिक चिंतन का इतिहास है। आइए आगे। अगला प्रश्न है, भूगोल के क्रमबद्ध उपागम का जनक निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से का डेविड है, खा कार्ल रिटर है, गा बान हमबोल्ट है, घा रिचर्ड हार्टसॉन है। चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है बान हमबोल्ट। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भूगोल के क्रमबद्ध उपागम का जनक निम्न में से बान हमबोल्ट हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है घा जैवमंडल। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन जैवमंडल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। अगला या कह लीजिए अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, जो इस प्रकार है, सतत विकास के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का भौतिक वातावरण का, खा कृषि कला का, गा औद्योगिकरण का और घा सांस्कृतिक वातावरण का। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है या कह लीजिए सही उत्तर है वो है का भौतिक वातावरण का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सतत विकास के लिए निम्न में से का भौतिक वातावरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने कक्षा 11 भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के पहले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।